गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। आज जिस मुद्दे पर हमारी बातचीत हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। क्लियर है? और ये केस लॉ आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, जैसा मैं बार बार आपको बताता चल रहा हूं कि इस बार के पेपर में जो आपका 28 जून को बीआरबीएल का एग्जाम हुआ था, वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड एक केस पूछा गया। आपकी बुक में, आपके सिलेबस में वो केस है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास केस, है ना। तो ये केस पूछा गया था, प्रीवी काउंसिल का ये केस है, तब भारत आजाद नहीं हुआ था, 1903 का वो केस था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट राइट से संबंधित था और माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इस केस लॉ में ये चीज डिसाइड हुई था, ये कन्विक्शन आया था कि जो माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की एलिजिबिलिटी नहीं रखता है। तो उसके बाद से मैंने आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस किए। हम लोगों ने मोहरी बीबी केस भी डिस्कस किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के अंदर प्रफुल्ल कुमार मोहंती और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का केस डिस्कस किया। आपके सिलेबस में 4 दिए गए हैं पीएमएलए अधिनियम से जो केस हैं उन पर हम लोगों ने बातचीत की, चाहे वो रोज वैली केस हो उस पर चर्चा हुई, इम्पैक्स गैलेक्सी केस हो उस पर हमारी बातचीत हुई, ड्रग रिलेटेड आपका केस हो उस पर हमारी बात हुई। अभी जो है पिछली मुलाकात में हम लोगों ने चर्चा की थी। इसके अलावा हरिनारायण राय साहब का, झारखंड के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन पर जो पीएमएलए अधिनियम को लेकर मुकदमा चला उन पर हमारी बात हुई, तो उस पर सारी बात हुई। आज जो हम केस लॉ पढ़ने वाले हैं ये सरफेसी एक्ट से संबंधित है, मारदिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वैसे मैं इस पर आपसे एक बात कर चुका हूं, एक बार हमारी इस पर चर्चा हो चुकी, लेकिन वो बहुत पहले चर्चा हुई थी। तो अब चूंकि आपका बीआरबीएल, आपका सीआईबी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन आपने करना अपना शुरू कर दिया होगा। भैया जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन पहली बात तो आप कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी बात ये, कई सारे बैंकर्स मुझसे पूछ रहे हैं सर मुझे वेन्यू नहीं दिख रहा है रजिस्ट्रेशन करते समय, ना टाइम स्लॉट में चुन पा रहा हूं। तो उसके लिए परेशान मत होइए, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गड़बड़ है। आईएबीएफ ने इस पिछले वाले एग्जाम के पहले ही नोटिस जारी कर दी थी कि आपके रजिस्ट्रेशन के समय आप वेन्यू और टाइम स्लॉट नहीं चुन सकते हैं, आप सिर्फ अपना शहर चुन सकते हैं। तो आप सिर्फ अपना शहर चुन लीजिएगा। वेन्यू और टाइम स्लॉट आपके एडमिट कार्ड पर आएगा और आपका एडमिट कार्ड 10 से 15 दिन पहले, आपके पहले पेपर के पहले आपको मिल जाएगा। उसमें आपका एग्जाम वेन्यू और एग्जाम की टाइम स्लॉट होगी, आपको वो चुनने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करिए, खाली आप शहर शहर जो है, जो सिटी है वो चुन सकते हैं। दूसरा, मारदिया केमिकल्स इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको ठीक से समझिएगा। मैं एक बार में बहुत आसान भाषा में सारा केस लॉ आपको बता दूंगा। चलिए, सबसे पहले आपसे सवाल ये किया जाएगा कि मारदिया केमिकल्स केस लॉ किससे संबंधित है। तो मारदिया केमिकल संबंधित है भैया सरफेसी एक्ट से। किससे रिलेटेड है ये संबंधित है सरफेसी एक्ट, सरफेसी एक्ट 2002 से ये संबंधित है। क्लियर है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, जून 2002 में इसको लाया गया था। अब ये सरफेसी एक्ट में भी किस मामले से संबंधित है? तो ये सरफेसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को स्टैब्लिश करने के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एक लैंडमार्क केस है। तो इसमें 2 डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो मारदिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का ये केस है भैया, ये एक तो है, ये केस के माध्यम से कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उससे सरफेसी अधिनियम की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी स्टैब्लिश हो गई, यानी सरफेसी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। लेकिन इसका एक सब सेक्शन इनवैलिड कहा गया, सेक्शन 17 का सबसेक्शन 2, वो क्या है उस पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, मारदिया केमिकल्स किससे संबंधित है? सरफेसी एक्ट से संबंधित है। या आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा, कुछ केस लॉ दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा भैया इनमें से जरा पहचानिए कौन सा केस लॉ सरफेसी एक्ट से रिलेटेड है। जैसे ऑप्शन दे दिया गया, मोहरी बीबी केस, प्रफुल्ल कुमार मोहंती केस, या हरिनारायण राय और क्या नाम है, हरिनारायण राय का केस हो गया, या हर मारदिया केमिकल्स और यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो गया। तो उसमें से कौन सा सरफेसी एक्ट से आपका आंसर होगा? मारदिया केमिकल्स का। तो अब हम पूरी केस पर बातचीत करेंगे और इसके बाद देखेंगे इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, मारदिया केमिकल्स के थ्रू आपका जो सरफेसी एक्ट है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी स्टैब्लिश हुई। इसका मतलब है कि मारदिया केमिकल्स में, जो मारदिया केमिकल्स ने मुकदमा दायर किया था, उसने सरफेसी एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था। क्या है केस, ये आपको मैं बता देता हूं। मारदिया केमिकल्स एक गुजरात बेस्ड कंपनी थी। इन्होंने कई सारे बैंक से लोन ले रखा था, लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टी होने की वजह से ये लोन अपना रीपे नहीं कर पाए। अब बैंक्स ने इनको क्या किया भैया, बैंक ने इनको नोटिस भेजी कि भैया आपका लोन एनपीए में कन्वर्ट हो गया है, आप अपने लोन की रिकवरी करवाइए। क्लियर है? अब मारदिया केमिकल्स चला गया गुजरात हाई कोर्ट कि भैया ये सरफेसी एक्ट का नोटिस मुझे दिया गया है, इस नोटिस में समस्या ये है कि यहां पर जो सरफेसी एक्ट है इसके माध्यम से बैंकों को एक अनलिमिटेड
अनलिमिटेड ताकत दे दी गई है। बैंक जो है बिना किसी कोर्ट में गए, बिना कोई मुकदमा दायर किए, बैंकों को इस अधिनियम के माध्यम से ताकत दे दी गई है कि बैंक मेरी संपत्ति का इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। ये तो गलत बात है भाई। जैसे देखिए, सरफेसी एक्ट बैंकों को ये ताकत, सरफेसी एक्ट लाया ही गया था ताकि जो चार्ज क्रिएट किए गए हैं जिन प्रॉपर्टीज पर, उन प्रॉपर्टीज को इन्फोर्समेंट किया जा सके, उन प्रॉपर्टीज का रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, उनका सिक्योरिटाइजेशन किया जा सकता है, उनका सेल प्रोसीड किया जा सकता है मार्केट में। बैंक उन प्रॉपर्टीज को बेचकर अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं और इन सबके लिए उन्हें किसी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, किसी कोर्ट इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती है सरफेसी एक्ट में। तो मारदिया केमिकल्स, और सिर्फ मारदिया केमिकल्स नहीं, और भी ऐसे जो बोरोवर्स थे जिनको नोटिस गए थे, उन सबने ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर केस दायर कर दिया था। मारदिया केमिकल्स और जो बाकी बोरोवर्स थे, उनके वकीलों का ये कहना था कि ये जो आपका सरफेसी एक्ट लाया गया है 2002 में, ये बैंकों को ताकत देता है, ग्राहक को ये कोई ताकत नहीं देता है। ये इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है क्योंकि जब आप सरफेसी एक्ट का आपका जो सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 के कई सारे सब सेक्शन है। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको सारी ये सब सेक्शन देखने को मिलेंगे। इसी सेक्शन 13 के अंतर्गत ही बैंक अपने ऐसे लोन का, ऐसी संपत्तियों पर इन्फोर्समेंट करते हैं। तो जब आप सरफेसी एक्ट का सेक्शन 13 देखेंगे तो वो इन्फोर्समेंट से संबंधित है। इसी सेक्शन 13 को लेकर मुकदमा दायर हुआ। सेक्शन 13 है और एक और भी सब सेक्शन की भी हम बात करेंगे। तो कहा गया कि सेक्शन 13 में बैंकों को एक बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई है, उसे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, ग्राहक के पास कोई ताकत नहीं है। पहला तो ये आर्ग्यूमेंट दिया गया। दूसरा ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि सरफेसी एक्ट का सेक्शन 17 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि यदि कोई ग्राहक डीआरटी के पास अपील दायर करना चाहता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाके अगर अपील दायर करना चाहता है, तो जितना उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जो लोन देने से उसका बचा हुआ है, उसका 75% पहले उसे प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो वो डीआरटी के पास अपना मुकदमा दर्ज कर सकता है। तो जो यहां पर जिन्होंने मुकदमा दायर किया, उन्होंने अपना तर्क ये दिया कि सर आप चाहते ही नहीं हो कि हम जाके अपनी सुनवाई डीआरटी से करवा पाए। भाई अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं लोन पूरा दे ना देता। अब आप कह रहे हो कि भैया डीआरटी के पास आप मुकदमा अपना तब ले जाएंगे जब आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है पहले डीआरटी के पास उतना, उसका 75% आप डिपॉजिट कर दो, फिर अब आपके मुकदमे की सुनवाई करेंगे। तो आप चाहते नहीं हो कि डीआरटी के पास हम मुकदमा दायर कर पाए, तो ग्राहक को तो आपने कोई ताकत ही नहीं दी है। बैंक के पास पूरी ताकत है, बैंक बिना कोर्ट इंटरवेंशन के मेरी संपत्ति बेच सकता है। अगर मैं बैंक के अगेंस्ट, बैंक जो एक कदम उठा रहा है उसके अगेंस्ट में डीआरटी में जाके अपनी सुनवाई करवाना चाहूं तो पहले मुझे 75% जमा करना पड़ेगा। इतना पैसा होता तो लोन काहे डूबता मेरा। तो आप चाहते ही नहीं हुए, 75% बड़ा अमाउंट आपने रख दिया। आप चाहते नहीं कि मुकदमा दायर कर पाए, तो आपने कस्टमर्स को तो कोई राहत दी ही नहीं दी। अब जो गुजरात हाई कोर्ट था उसने इस अपील को खारिज कर दिया। उसने कहा नहीं भैया ये अपील नहीं सुनी जा सकती, और अब ये चले गए सुप्रीम कोर्ट लीग। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर लॉ से रिलेटेड कोई मामला होता है जहां पर कानून की व्याख्या होनी होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। फिर उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना, मारदिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्लियर है, ये केस कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना क्योंकि जो सरफेसी एक्ट है वो भारत सरकार का नियम है, तो जो मुकदमा दायर होगा वो किसके अगेंस्ट होगा, भारत सरकार के अगेंस्ट होगा। इसलिए इसको कहा जाता है मारदिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो आप तर्क दे रहे हैं कि इसमें खाली बैंकों को सारी ताकत दे दी गई है, ग्राहक को कोई ताकत नहीं है, बैंक मनमाने तरीके से इसमें अपना काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया कि जब आप सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 4, तो सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 13 वैसे पूरे इन्फोर्समेंट के लिए है। सेक्शन 2 ये कहता है कि बैंक इन्फोर्समेंट करने के पहले ग्राहक को नोटिस भेजेंगे और 60 डेज का टाइम दिया जाता है ग्राहक को कि भैया ये नोटिस आपका है, आपका आगे इन्फोर्समेंट किया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी 60 दिन का समय आपके पास है, आप अपने लोन की रिकवरी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था ऐसा नहीं कि बैंक हवा में ये सारी चीजें कर दे रहा है, प्रोविजन है भैया। बैंक पहले आपको 60 दिन का नोटिस भेजेगा, 60 दिन का अतिरिक्त समय आपको दिया जाता है, तब बैंक आपकी संपत्ति पर इन्फोर्समेंट करने जाता है। तो बैंक नोटिस भेज के तब ये कर रहा है, ऐसे मनमाने ढंग से नहीं कर रहा है। दूसरा कि चूंकि एनपीए की रिकवरी बैंकों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, अगर हम इसको कोर्ट में डालेंगे, अगर हम इसको सिविल कोर्ट में डालेंगे तो फिर ये लंबा बहुत मामला चलेगा, जबकि एनपीए की रिकवरी तेजी से होनी चाहिए। तो सेक्शन 13 को लेकर जो तर्क था मारदिया केमिकल्स और बाकी बोरोवर्स का, उसको खारिज कर दिया गया और सेक्शन 13 के इस तर्क को खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया कि जो आपका सरफेसी अधिनियम है ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्लियर होती कितनी बात, क्योंकि नोटिस दी जा रही है और लीगल प्रक्रिया के माध्यम से इन्फोर्समेंट किया जा रहा है, कुछ इलीगल इसमें नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 13 और उसके जो सब सेक्शन उनको वैलिड कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरफेसी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया। ये पूरा का पूरा अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है।
अब जो दूसरा तर्क था सेक्शन 17 के सबसेक्शन 2 को लेके कि डीआरटी के पास जाने के पहले हमें 75% डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो हम बैंक के खिलाफ डीआरटी के पास मुकदमा अपना दर्ज कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि हाँ ये सही नहीं है, क्लियर है, ये अमानवीय है, ये आप गलत तरीका अपना रहे हो, ये अमानवीय है, ये तो उसके जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार है जो आपको आर्टिकल 14 के अंतर्गत मिलता है, मौलिक अधिकार आपका है, उसका यह उल्लंघन हो रहा है। कहाँ उसको कानून के समक्ष समानता मिल पा रही है? उससे तो आप कह रहे हो कि भैया पहले 75% आप जमा करो तब हम आपका मुकदमा सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये सीधा सीधा अमानवीय है, ये आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 इसका उल्लंघन कर रहा है, इसलिए पूरा सरफेसी एक्ट तो वैलिड होगा, लेकिन जो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 2 है इसमें जो 75% प्री डिपॉजिट करने की शर्त है वो समाप्त कर दिया जाए। तो सिर्फ उस सबसेक्शन को हटा दिया गया, बाकी पूरा जो आपका सरफेसी एक्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना गया, इसलिए ये केस सरफेसी एक्ट के मामले में एक लैंडमार्क केस माना जाता है। ठीक है, अब इस पूरे केस को हम पढ़ लेते हैं। पूरी बात मैंने आपको बहुत विधिवत तरीके से समझा दी। देखिए पहले मैं आपको मारदिया केमिकल्स का बैकग्राउंड समझा देता हूं, वैसे मैं बोल के बता चुका हूं, बस आप इसको पढ़ते चलिए, आपको सब आराम से समझ में आ जाएगा। सरफेसी एक्ट 2002 वाज इनैक्टेड टू एम्पावर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिकवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। सरफेसी एक्ट बैंकों को ताकत देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यह ताकत देता है कि बिना कोर्ट इंटरवेंशन के आप इन्फोर्समेंट कर सकते हैं ताकि आपके लोन की रिकवरी हो सके। बिफोर दिस एक्ट डेट रिकवरी वाज अ लेंदी एंड कंबरसम प्रोसेस ऑफन लीडिंग टू लॉसेस फॉर बैंक्स। इसके पहले लेंदी, क्योंकि इसके पहले भैया आप सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करते थे, नोटिस भेजी जाती थी, मुकदमा सालों चलता था, बैंक का उस केस में नुकसान होता था, इसलिए सरफेसियत नियम लाया गया। यद्यप बोरोवर्स आर्ग्यूड दैट द एक्ट गिव डिसएप्रोप्रिएशन क्या है डिसप्रोपोर्शनेट पावर्स टू बैंक्स undermining their fundamental rights. The Mardia Chemicals case became the first significant legal challenge to the Surface Act, addressing the conflict between efficient debt recovery and borrower protection. अब कहा यह गया, जो आपके बोरोवर्स थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि डिसप्रोपोर्शनेट है, यहां पर बैंक को ज्यादा ताकत दी गई है, कस्टमर को कम ताकत दी गई है, और उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन यहां पर हो रहा है, यह तर्क दिया। अब यह मामला पहुंचता है पहले गुजरात हाईकोर्ट, क्योंकि गुजरात बेस्ड कंपनी थी। अब क्या है बैकग्राउंड इस केस का, क्या है, ये तो सरफेसी एक्ट का एक सामान्य से बात था, बैकग्राउंड देखिए क्या है। मारदिया केमिकल्स लिमिटेड, अ गुजरात बेस्ड कंपनी, हैड टेकन लोन्स फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मारदिया केमिकल्स ने कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा था, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से वो डिफॉल्ट कर जाता अपना पेमेंट, वो लोन की रिकवरी नहीं करा पा रहा था, लीडिंग टू इट्स क्लासिफिकेशन एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसकी वजह से उसका लिया गया लोन एनपीए में कन्वर्ट हो गया। द लेंडर इन्वोक देयर पावर्स अंडर द सरफेसी एक्ट, इशूइंग अ डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। अब लेंडर्स ने क्या किया भैया, बैंक्स ने क्या किया, जब उनका लोन नहीं मिल रहा है तो वो कस्टमर को नोटिस भेजता है सरफेसी एक्ट के सेक्शन 2 के अंतर्गत, सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है भैया कि इन्फोर्समेंट करने के पहले बैंकों के लिए रिक्वायर्ड है कि बैंक कस्टमर को 60 डेज का नोटिस भेजें, तो 60 दिन का नोटिस भेजा जाता है, और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने आधार बना के कहा भैया आपको नोटिस भेजी जा रही है, लीगल प्रोसेस किया जा रहा है, बैंक मनमाने तरीके से कुछ नहीं कर सकता सरफेसी एक्ट के अंतर्गत। और सरफेसी एक्ट लगता भी उन्हीं खाली लोन पर है जो सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन पर सरफेसी एक्ट लगता भी नहीं है, तो बैंक लीगल तरीके से सारा काम कर रहा है। तो बैंक ने क्या किया भैया, सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत नोटिस भेजा और रिकवरी शुरू कर दी सेक्शन 13 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत। ठीक है, पूरा सेक्शन 13 इन्फोर्समेंट के बारे में जाना जाता है, और पूरा सेक्शन 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड माना था सुप्रीम कोर्ट ने। अब आगे क्या हुआ, मारदिया केमिकल्स along with several other borrowers challenged the constitutionality of the सरफेसी एक्ट, arguing that, अब मारदिया केमिकल्स और बाकी बोरोवर ने सरफेसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर सवाल उठाया और कहा कि द एक्ट गेव बैंक्स अनचेक्ड पावर विदाउट जुडिशियल ओवरसीट। तो बैंकों को अतिरिक्त ताकत दी गई है, इसमें कोई जुडिशियल ओवरसीट है नहीं, बैंकों को ज्यादा यहां पर पावर दी गई है। और क्या है, दूसरा क्या प्रॉब्लम था, द 75% प्री डिपॉजिट रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 17 वाज अनफेयर एंड बार्ड एक्सेस टू जस्टिस। 17 का सबसेक्शन 2 है, 17 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत, तो ये पीछे आपसे चर्चा की गई कि भैया 17 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत पहले 75% डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर मैं बैंक के अगेंस्ट जाके शिकायत करना चाहता हूं डीआरटी में कि बैंक मेरे साथ गलत कर रहा है, ये गलत तरीके से सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए पहले मुझे 75% जमा करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा अमाउंट आप मुझसे जमा करवा रहे हो, तो आप चाहते ही नहीं कि मैं कोर्ट जा पाऊं, आप चाहते ही नहीं कि मैं अपना मुकदमा लड़ पाऊं, तो ये भी क्या है, कस्टमर कोई ताकत आप दे नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये वास्तव में अमानवीय है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्या हो गया, समाप्त हो गया। द एक्ट वायलेटेड, क्यों, क्योंकि ये जो एक्ट है ये राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 2 जो है ना, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उसको उसका ये उल्लंघन कर रहा है। गुजरात हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया था इस चैलेंज को
अब इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला, क्योंकि कानून की व्याख्या थी यहां पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, जजमेंट समझते हैं। द कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002, रिकॉग्नाइजिंग इट्स क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड इनेबलिंग बैंक्स टू रिकवर ड्यूज एफिशिएंटली। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया सेक्शन 13 की बात मैं आपको समझा चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपको सेक्शन 13 की सारी बात बता दे रहे हैं, सेक्शन 13 वैलिड है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि नोटिस भेजी जाती है, बैंक मनमाने तरीके से कुछ नहीं कर रहा है, और एनपीए के लिए हमें ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट वाज द स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 व्हिच मैंडेट दैट बोरोवर डिपॉजिट 75% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट बिफोर चैलेंजिंग अ बैंक्स एक्शन इन द डीआरटी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीआरटी में अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो जो पहले 75% आपको प्री डिपॉजिट करना था, जो भी आपका पैसा देना बचा हुआ उसका 75%, ये गलत है, ये अमानवीय है, इसको खत्म किया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एलिमिनेट किया। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस प्रोविजन वाज ऑपरेसिव एंड आर्बिट्रेरी, वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 राइट टू एक्सेस जस्टिस। ये सबका उल्लंघन है, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। इससे सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 यानी जो 75% प्री डिपॉजिट करने की कंडीशन है उसको समाप्त कर दिया जाए, और उसको समाप्त कर दिया गया। आपके सरफेसी एक्ट में अमेंडमेंट होता है, उसके बाद सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 हट जाता है, 75% प्री डिपॉजिट करने की कंडीशन अब नहीं है, आप बिना 75% जमा किए डीआरटी के पास अपना मुकदमा लेके जा सकते हैं। हाँ, डीआरटी से जब डीआरएटी के पास आप जाएंगे, अगर डीआरटी से संतुष्ट नहीं है, अगर आप डीआरएटी के पास जा रहे हैं तो फिर आपको वहां पर 50% डिपॉजिट करना पड़ता है, जो डिसीजन जिस अमाउंट का है या अब जो अमाउंट आपको देना है उसका 50%, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन डीआरटी के पास ही 75% लेकर जाने वाली बात समाप्त हो गई, प्री डिपॉजिट करने की कंडीशन समाप्त हो गई। इसको खत्म करके, इसको छोड़कर पूरा सरफेसी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना, और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वहां पर एस्टैब्लिश हो गई। अब सवाल क्या क्या बनेगा, 2-3 सवाल तो मैंने आपको पीछे ही बता दिए। अब एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा केस है जिससे सरफेसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एस्टैब्लिश होती है, तो मारदिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। चौथा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 किसकी बात करता था। पांचवा सवाल ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मामला है जिसको खत्म किया मारदिया केमिकल्स के मामले में, तो जो 75% प्री डिपॉजिट करने वाली बात थी, जो मैंडेटरी था कि डीआरटी के पास जाएंगे तो 75% प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो जो प्रोविजन था वो समाप्त कर दिया गया। तो ये है बाबू पूरा का पूरा मारदिया केमिकल्स पर विधिवत आपसे चर्चा जो आज मुझे आपसे करनी थी। इंपॉर्टेंट केस लॉ है, सरफेसी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से संबंधित है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। मैंने लगभग आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस कर लिए हैं, जो और बचे होंगे हम आगे उनको डिस्कस कर लेंगे। वैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट अब केस लॉ बचा नहीं है। मैंने पीएमएलए एक्ट पर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर और सरफेसी एक्ट पर केस लॉज आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब बहुत ही जल्दी हम आपके लिए इसी चैनल पर आपके नवंबर दिसंबर एग्जाम को टारगेट करते हुए एक प्रॉपर एमसीक्यू बैच लाने वाले हैं, जो सारे ही सब्जेक्ट पर होगा सीआईबी के, और एमसीक्यू के थ्रू हम आपका पूरा सिलेबस करेंगे। कब से वो शुरू होगा उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बहुत जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है भैया कि आज से आपके लिए टीचर्स डे पर एक बहुत बेहतरीन ऑफर शुरू हो रहा है। 4 सितंबर से 7 सितंबर तक ये ऑफर चलेगा, लिमिटेड टाइम पीरियड का ऑफर है। इस ऑफर के अंतर्गत आप हमारे सारे ही सीआईबी के महापैक्स पर 60% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। 60% के डिस्काउंट के बाद आप देख रहे हैं सारे ही महापैक की फीस काफ़ी कम हो गई है। ये हमारे सारे महापैक पर डिस्काउंट अवेलेबल है। 60% का डिस्काउंट ये है। ये पेज आपके लिए पहले होना चाहिए था, ये पेज क्यों ऊपर नहीं आया? तो 60% का डिस्काउंट है भैया। कब? टीचर्स डे पर। किस पर है? हमारे सारे महापैक्स पर है, हमारे सभी लाइव बैचेस पर है। चाहे हम फाउंडेशन बैच की बात करें, चाहे रीलोडेड बैच की बात करें, इन सब पर आपके लिए 60% डिस्काउंट अवेलेबल है। अब ये रीलोडेड बैच बिल्कुल नया बैच है। इसमें क्लासेस आपकी 9 सितंबर से शुरू हो रही हैं। क्या है रीलोडेड बैच? रीलोडेड बैच में आपको फाउंडेशन की भी क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ आपको एमसीक्यू केस स्टडी, यानी सिंगल बैच में आपको 2-2 बैचेस की क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत कम इसकी फीस हो गई 60% डिस्काउंट के साथ, सिर्फ 2299 में आप इसको अवेल कर सकते हैं। 7 तारीख तक आपके लिए डिस्काउंट अवेलेबल होगा। ये डिस्काउंट हमारे सारे कंपलसरी के सिंगल सब्जेक्ट पेपर पर भी अवेलेबल है। क्लियर है? अगर आपका कोई एक पेपर होगा तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे इलेक्टिव पेपर पर भी, इलेक्टिव पेपर हम आपको सेंट्रल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। इन सब पर ये अवेलेबल है आपके लिए। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। मैं आपसे रेगुलर इस पर बातचीत करता हूं, आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। 2 विषय मैं आपके सीआईबी में डील करता हूं, एक कंपलसरी पेपर बीआरबीएल और एक आपका इलेक्टिव पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन दोनों विषयों पर आप मुझसे कोई भी चर्चा, कोई भी बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। अब मिलेंगे एक नए हिस्से में, नई बातों के साथ डिस्कशन शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।